लेखक के बारे में सबसे पहले जानेंगे और आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ भाई एग्ज़ाम में अब नंबर फोड़ा जाएगा। अब बिल्कुल भी अपने भाई के साथ रहो, लाड लो और बेहतर तरीके से फोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेखक का इंट्रोडक्शन करते हैं, राइट। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे भाई लेखक के बारे में, है ना। बहुत बेहतर तरीके से आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, डरना नहीं है बिल्कुल भी यार, सब चीज़ याद होगा। हाउ फ्री इज द प्रेस, है ना। चलो तो इसके जो राइटर थे ना वो थी द्रोथली ले सायर। क्या था? द्रोथली, है ना। देखो द्रोथी एले सायर याद रख लेना, बस इतने, द्रोथली एल सायर, ठीक ना। चलो इनका जो जन्म था ना 13 जून 1893 को इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? 13 जून, देखो सब चीज़ याद कराता हूँ, है ना, अच्छे तरीके से। 13 जून 1893 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। अब ये लिखवा क्यों रहा हूँ? अरे याद होगा भाई, लिखवाऊंगा तो याद होगा लाड लो, है ना। बेहतर तरीके से आप सबको याद होगा। मृत्यु कब हुआ था? 17 दिसंबर 1957 को, है ना। टोटल ये 64 साल तक जिंदा रहे थे। हर चीज़ को बेहतर तरीके से, कितना साल? 64 साल ये जिंदा रहे थे। 16 एज, है ना, 64 एज मेरे भाई, क्लियर है। चलो अगला पॉइंट देख लो, क्राइम राइटर एंड पोएट। क्या क्राइम राइटर समझते हो? अरे हत्या हो गया, क्राइम व्राइम होता है ना, हाँ, उन सब के ऊपर इनका लिखना काम था। और एक पोएट, हाँ, एक पोएट भी थी। चलो इतना याद हो गया। क्राइम राइटर के साथ साथ ये पोएट भी थी, है ना, एक कवि भी थी। चलो ऑक्यूपेशन के बारे में अगर एक बात करोगे, इनके पेशे के बारे में बात करोगे तो एक नॉवलिस्ट रह चुकी हैं, प्ले राइट्स हैं, पोएट और एसेइस्ट है ना। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। पोएट अलग, एसेइस्ट अलग, यानी निबंधकार भी थी, है ना, और नॉवलिस्ट भी थी, यानी कि उपन्यास होता है ना मेरे भाई, हाँ, वो भी लिखा करती थी। तो देखो इतनी सारी चीज़ें याद कराया, क्या आप भूले नहीं ना? देखो ये सीरीज स्पेशल है, सब चैप्टर को ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, प्लेलिस्ट बना दिया है, चैप्टर वाइज सारे ऑब्जेक्टिव देख सकते हो, सारे चैप्टर के मेरे भाई। तो टेंशन मत लो, है ना, मेरे साथ पढ़ रहे हो। राइटर द्रोथली सायर 13 जून 1893 में जन्म हुआ था इंग्लैंड के अंदर। मृत्यु हुआ था 17 दिसंबर 1957 में। टोटल 64 साल तक जिंदा रही। क्राइम राइटर के साथ साथ पोएट थी। और ऑक्यूपेशन, पेशे की बात करोगे तो पोएट, नॉवलिस्ट, है ना, प्ले राइट्स और एसेइस्ट। चलो लैंग्वेजेस के ऊपर बात करते हैं हम लोग, है ना। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज जानती थी। चलो भाई, भारत की नहीं थी तो इंग्लिश जानती थी, क्योंकि इंग्लैंड की थी। तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज जो होता है वो तो इंग्लिश होता है ना। क्या होता है? इंग्लिश। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। इनके हस्बैंड का नाम था ओस्वाल्ड अथर्टन, है ना, फ्लेमिंग। क्या नाम था? ओस्वाल्ड अथर्टन फ्लेमिंग। आप भूल सकते हो लाड लो, भूल सकते हो, बट बोलना नहीं है ना। ओस्वाल्ड अथर्टन फ्लेमिंग। फादर की अगर हम लोग बात करें तो हेनरी सायर। क्या नाम था? हेनरी सायर। हस्बैंड का नाम ओस्वाल्ड अथेंटिक फ्लेमिंग, आपको याद हो गया होगा। फ्लेमिंग के बायहास्ट के नियम आप लोग पढ़े हो फिजिक्स में। चलो, और फादर हेनरी सायर, है ना, किनके? द्रोथली एल सायर के। सायर में ही पिताजी होंगे, या टाइटल है, और हेनरी नाम था, याद रख लेना, है ना। मदर का हेलेन मैरी नाम था ले सायर। क्या नाम था मम्मी का मेरे भाई? हेलेन, याद रख लो, हिंदी में लिख देता हूँ, है ना, हेलेन। और पिताजी का क्या नाम था? हेनरी, लास्ट में सायर रहेगा। चलो तो वे चीज़ें आपको अच्छे से याद हो गई। ये हेलेन जो थे वो इनके क्या थे मेरे भाई? मदर, और ये इनके फादर, है ना। चलो एक छोटा सा पॉइंट है, सारे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रिपीट होंगे तो मजा आएगा। ऑक्सफोर्ड इन, है ना, ऑक्सफोर्ड में 1915 में सायर बिकेम ऑन द फर्स्ट वोमेन टू ग्रेजुएट, यानी कि ग्रेजुएशन कर लिया, है ना। चलो इंटर के बाद ग्रेजुएशन होता है, तो 1915 में इन्होंने ग्रेजुएशन करा ऑक्सफोर्ड से। कहाँ से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ से, है ना, फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कहाँ से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने किया। ऑक्सफोर्ड के अंदर, ऑक्सफोर्ड क्या होता है कि इंग्लिश होता है ना। तो ऑक्सफोर्ड के अंदर ही उन्होंने 1915 में ग्रेजुएट कर लिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। क्लियर है? चलो मजा आ रहा है। अब इनके कामों के बारे में जानेंगे कि क्या क्या वर्क इंक्लूड है। वर्क इंक्लूड समझते हो कि इन्होंने क्या क्या लिखा है? चलो इन्होंने किस किस चीज़ के ऊपर काम किया है प्रिय सखा, ध्यान से देखो। क्लाउड ऑफ विटनेस पहला, दूसरा अननेचुरल डेथ, और तीसरा लॉर्ड पीटर व्यू एंड बॉडी, और चौथा 9 टेलर्स, और पांचवा क्या है? गॉडी नाइट। तो याद रखना ये 5 है, क्लाउड ऑफ विटनेस, अननेचुरल, है ना, लॉर्ड पीटर व्यू एंड बॉडी, 9 टेलर्स एंड गॉडी नाइट्स। तो ये पांचों आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके पूछेगा भाई,
है ना, एक एक चीज़ को बेहतर तरीके से कराया। एक सिर्फ एडिटेड के ऊपर बात करोगे, है ना, संपादित के ऊपर देखो ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज, है ना, का डिटेक्शन था। चलो तो ये याद रख लेना बस, है ना। चलो ये छोटा सा पॉइंट है, शायद अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं देता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। आंसर की बारी है भाई। इंट्रोडक्शन बेहतर तरीके से किया था, प्लेलिस्ट में जाके आराम से पूरा इंग्लिश पढ़ो लाइन बाय लाइन, है ना। चलो तो आज क्वेश्चन आंसर की बारी है मेरे प्यारे लाडलो, देखो ध्यान से। पहला सवाल, हाउ डू फ्री पीपुल टेक फॉर द ग्रांटेड, यानी स्वतंत्र लोग किस बात को हल्के में लेते थे। टेक फॉर ग्रांटेड यानी कि बहुत हल्के में लेते थे यार, जो स्वतंत्र इंसान थे, फ्री पीपुल्स थे, है ना। तो इसका आंसर ध्यान से देखना, हिंदी इंग्लिश सब कराऊंगा, मजे से सब समझ में आएगा। All free peoples take for granted that without free press that can he know free people it is reality, यानी सभी स्वतंत्र लोग जो थे ना मेरे भाई, वो मानते थे द फ्री पीपुल्स टेक फॉर द ग्रांटेड, है ना, दैट विदाउट अ फ्री प्रेस, यानी कि बिना स्वतंत्र के, बिना कोई भी स्वतंत्र प्रेस के मेरे भाई, कैन बी नो फ्री पीपुल्स इट इज़ रियलिटी, यानी कोई भी व्यक्ति जो है ना वो नहीं रह सकता है ना। अगर मान लो किसी इंसान को आज़ादी ना मिलेगी, है ना, और फ्रीडम नहीं मिलेगा तो कैसे रहेगा। सभी स्वतंत्र लोग यह मानते हैं कि स्वतंत्र प्रेस मेरे भाई, प्रेस के बिना कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति नहीं रह सकता है। चलो क्लियर है ना, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं जो 2 नंबर का सवाल है। आर देयर रेस्ट्रिक्शंस ऑफ प्रेस इन टाइम ऑफ वार, यानी क्या युद्ध के समय प्रेस पे प्रतिबंध लगाना सही है। चलो तो देखो ध्यान से, यस देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑफ प्रेस टाइम वॉर, यानी युद्ध के दौरान, है ना, जब देश में युद्ध छिड़ता है तो उस समय प्रतिबंध लगाना बिल्कुल सही है। एट दैट लास्ट ऑल हैव टू बी रेस्ट्रिक्टेड, है ना। चलो तो इसलिए उस पर सभी पर प्रतिबंध लगाना पड़ता है। चलिए जी, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है सारी चीज़ें। अगला सवाल है 3 नंबर का। 3 नंबर का सवाल क्या है, What do you mean by the term free press? फ्री प्रेस का मतलब क्या है आपको बताना है अपने शब्दों में। चलो, बाय द टर्म फ्री प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ वेरी टेक्निकल एंड रिस्ट्रिक्टेड स्केन्स, यानी कि देखो प्रतिबंध लगाना एक तकनीकी आम तौर पर हमारा जो हक है मेरे भाई, वो प्रेस के शब्दों में बता रहा है। इट इज़ कंट्रोल द रेस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट सेंसरशिप इन अ पॉलिटिकल मैटर, यानी कि अगर मान लो कोई राजनीतिक मामला होता है, कोई पॉलिटिकल मैटर हो जाता है ना, कोई दिक्कत हो जाती है, तो इसी सरकारी संविधानों के द्वारा, है ना, इस टेक्निकल सेंस इट इज़ कंट्रोल्ड आवर रेस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट सेंसरशिप, तो वो सेंसरशिप के द्वारा जो हमारे सरकारी सेंसरशिप होता है उसके द्वारा इसे नियंत्रित या प्रतिबंधित किया जाता है। क्लियर है, क्लियर है। अगला सवाल देख लो जो 4 नंबर का सवाल है। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि हु इज़ मास्टर द स्टेट ऑफ द पीपुल, है ना, यानी कि जो राज्य के लोग हैं उनका जो मेन मालिक है वो कौन है ना। देखो द पीपुल आर द मास्टर, जो लोग हैं वही मास्टर हैं, दैट स्टेट ऑफ द पीपुल्स, जनता ही मालिक है राज्य का, है ना। चलो तो अच्छे से याद हो गया होगा, हम ही लोग ही मालिक हैं, राज्य को कोई भी चलाए भाई, एक नॉर्मल इंसान ही मालिक होता है। हमारा जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, उसका हम ही लोग मालिक हैं भाई, हम ही लोगों ने मिलकर बनाया है, आपने ही बनाया है। आपका वोट देने का उम्र मान लो नहीं हुआ तो आपके पापा मम्मी ने बनाया है, सिंपल एज दैट। What does the unofficial censorship seek to do, यानी कि जो अनआधिकारिक सेंसरशिप का उद्देश्य क्या है। अनआधिकारी होता है सेंसरशिप सीख, है ना, यानी कि अनआधिकारी का मतलब होता है कि उसके पास मतलब विकलांग टाइप से बोल सकते हो, सीख मतलब बीमार टाइप से, है ना। देखो द हेवीएस्ट restrictions upon the freedom of public opinion is not to be official censorship of a press but the unofficial censorship by the press। कह रहा है कि जनमत की स्वतंत्रता पर सबसे भारी जो प्रतिबंध है ना वो प्रेस की अधिकारी, है ना, प्रेस की आधिकारिक सेंसरशिप नहीं है बल्कि प्रेस द्वारा की गई अनौपचारिक सेंसरशिप है ना। चलो तो क्लियर है, बस आपको समझना है, थोड़ा मोड़ा रटना है हर क्वेश्चन से, है ना। ज़्यादा आपको इंट्रोडक्शन पे ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है, समरी पे ध्यान देना है। अगर वो 3 चीज़ करते हो तो चैप्टर के थीम समझ में आ जाता है और फिर आप चैप्टर कर लेते हो। नेम 2 सोर्सेस रेवेन्यू न्यूज़पेपर, 2 को साधन बताना है जो कमीनी का जो न्यूज़पेपर से आता था, यूजुअली सर्वाइव ऑन, जिससे वो न्यूज़पेपर चल पाता था, न्यूज़पेपर जो था।
द टू सोर्स ऑफ रेवेन्यू न्यूज़पेपर यूजुअली सर्वाइव ऑन द, यानी दो मुख्य स्रोत थे जिस पे वो सर्वाइव कर रहा था, मतलब चल रहा था, जो प्रेस था। एडवर्टाइजमेंट एक था और एक कंपनी एंड दैट बैन ऑन द कंपनी डैट ऑन इट्स, और एक कंपनी खुद ब खुद कुछ ना कुछ करता था उसके द्वारा, है ना। चलो, तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा मेरे भाई। तो एक कंपनी का मुख्य स्रोत था और एक एडवर्टाइजमेंट यानी प्रचार से कमाई होती थी। अगला है B.23, है ना, यानी कि पहला सवाल इसमें हम लोग करेंगे। हम हर क्वेश्चन आंसर को कराते हैं, तो भाई अच्छे से करो, यहाँ से बिल्कुल मचा दोगे, है ना। देखो, What are two basic assumptions about the public, यानी कि पब्लिक यानी जनता के बारे में आपको दो बुनियादी धारणाएं बतानी है, बातें बतानी है। The first assumptions about the public is that they have not wit their own, secondly that can be made to be believe anything, यानी जनता के बारे में पहली धारणा तो यह है कि उसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं होती है। यहाँ कह रहे हैं ना कि that दे हैव नॉट विट देयर ऑन, सेकेंडली, है ना, तो उसके पास खुद की बुद्धि नहीं होती है। दूसरी बात यानी सेकेंडली दे कैन मेड द बिलीव एनीथिंग, यानी दूसरी बात यह है कि उन्हें किसी भी बात पर विश्वास दिलाया जा सकता है। तो दो थिंग्स थी, क्लियर है ना। पहला तो उनके पास दिमाग नहीं है और दूसरा कोई भी बात पर उनसे हाँ बुलवाया जा सकता है। तो ऐसे तो प्रेस वाले करते हैं ना, इंसान को अपनी तरफ खींच लेते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा के, है ना। देखो अगला, What is supposition of context, यानी कि संदर्भ की धारणा क्या है। तो द कंजप्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट इज दैट रीडर्स कैन बी मेड टू बी बिलीव एनीथिंग, यानी कि जो धारणा है ना वो पाठकों को किसी भी बात पर विश्वास दिलाया जा सकता है। यहाँ पर पाठकों दे दिया है मेरे भाई, यानी कि कॉन्टेक्स्ट यानी कि सुपोजिशन कॉन्टेक्स्ट एट रीडर्स, यानी कि एक आम तौर पे किसी भी इंसान को ना झूठी विश्वास धारणा दी जा सकती है, तो धारणा दी जा सकती है। और आगे ये क्वेश्चन आंसर है, एक बार ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। तो आपको दिख रहा है कि नेम टू थिंग्स दैट मेक रिपोर्ट अनेबल रीडिंग, यानी कि आपको बताना है रिपोर्ट के अविश्वसनीय चीज़ों के बारे में। तो इन एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट एंड परवेशंस मेक देयर रिपोर्ट अनरिलायबल, यानी कि तथ्यों का गलत जवाब देना और विकृतियाँ रिपोर्ट को, है ना, तो अविश्वसनीय बनाना। तो ये सब देख सकते हो, बस खत्म ही हो गया यार, एक ही क्वेश्चन। सवाल कह रहा है द व्यू इन द न्यूज़पेपर इज जनरली, है ना, जो आम तौर पे खबरें आती थी ना रोजाना न्यूज़पेपर के अंदर में, वो मेरे भाई किस तरह की आती थी, सम व्हाट चेंजेस, यानी कि रोज क्या क्या बदलाव हो रहा है, तो उस तरह के न्यूज़पेपर में छपता था, है ना, कि रोज क्या क्या बदलाव किया जा रहा है, रोज क्या क्या बदलाव हो रहा है। तो पहला का ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलो, तो आमतौर पे जो खबरें होती थी कुछ कुछ बदलाव के ऊपर होती थी। अगला सवाल, डिसेंट जर्नलिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर आर नॉट, है ना, प्लेस्ड विथ प्रेजेंट अफेयर्स, यानी जो डिसेंट जर्नलिस्ट थे, है ना, जो पत्रकार थे, एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर जो संपादक थे मेरे भाई, आर नॉट प्लेस्ड, यानी कि जो वर्तमान के मामले हुआ करते थे, प्रेजेंट अफेयर्स यानी वर्तमान में जो भी चीज़ें हुआ करती थी उस चीज़ों से मेरे भाई ये लोग खुश नहीं थे, है ना, नॉट प्लेस्ड यानी कि संतुष्ट नहीं थे। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल भी सही है ना, कि जो पत्रकार और संपादक लोग थे, है ना, जो जिम्मेदार लोग थे यार, है ना, मतलब एक अच्छे तरीके से काम करने वाले, वो बिल्कुल भी इस वर्तमान की स्थिति से खुश नहीं थे, है ना। अगला, द प्रेस इंजॉय द, यानी कि प्रेम का आनंद ले, है ना, प्रेम नहीं, यहाँ प्रेस होना चाहिए था, प्रेम नहीं है, द प्रेस इंजॉय यानी प्रेस, है ना। चलो, तो प्रेस का आनंद ले द हेल्पनेस ऑफ द पब्लिक, है ना। देखो इस चीज़ का हेल्पनेस ऑफ द पब्लिक, हेल्प ने मतलब होता है हेल्पनेस ऑफ द पब्लिक की हेल्पनेस के ऊपर, है ना, तो आनंद ले मेरे भाई। चलो, तो अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपको करते हुए चलनी है, एक एक पार्ट को बेहतर तरीके से याद कराऊंगा लाडलो। सब्सक्राइब जरूर करना, प्लेलिस्ट बना दिया है, टोटल पढ़ सकते हो, पोएट्री, प्रोज, ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक होगा, डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी और आपको बहुत सारी चीज़ें भी दिखेंगी, है ना। अगला सवाल है द एडिशनल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली ऑफ कंट्रोल्ड बाई, यानी कि एक लोकप्रिय दैनिक की संपादिता नीति किसके द्वारा नियंत्रित होती है। कह रहा है कि द एडिटोरियल पॉलिसी, जो एडिटोरियल पॉलिसी होता है ना, वो पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड, वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है मेरे भाई। सिंपल सा बात है, इसका आंसर बताओ फटाक से। टू चीफ फैक्टर, इसके दो फैक्टर्स है ना, याद रखना, चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे थे, इसके दो फैक्टर थे, उसके अकॉर्डिंग इसको कंट्रोल किया जाता था। बस क्वेश्चन के 2-3 शब्द भी अगर आपको याद रहेंगे तो उसका हिंदी आप बनाने में इजीली समर्थ रहोगे।
वरना भाई कैपेबल कैसे हो सकते हो तुम। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर ड्रेस सपोर्ट एंड पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ, यानी कि कोई भी व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्र निहित स्वार्थ के कारण किसी सार्वजनिक नीति का समर्थन करता था। यानी कि यहाँ कह रहे हैं ना कि ड्रेस सपोर्टेड पब्लिक पॉलिसी, यानी सार्वजनिक नीति का मेरे भाई वेस्टेड इंटरेस्ट यानी सपोर्ट किया करता था। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा एडवर्टाइजर, है ना। कोई भी एडवर्टाइजर सपोर्ट समर्थ, है ना, दिखाता था। देखो अगर मान लो तुम्हारा न्यूज़पेपर है तो केवल न्यूज़ छाप के तो आप पैसे नहीं कमाओगे, उसमें आपको ऐड चलाना पड़ेगा। ऐड का मतलब कि स्नीकर जूता का ऐड चला दिया, वॉच का ऐड चला दिया। न्यूज़पेपर में देखो तो बड़े बड़े चीज़ें लिखी रहती है कि सीमेंट हो गया, ये चीज़ नया, ये चीज़, वो ऐड होता है मेरा जो पेपर में छपता है और पेपर वालों को उसके लिए पैसे मिलते हैं। तो एडवर्टाइज़र याद रख लेना कि व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्र निहित स्वार्थ के कारण किसी सार्वजनिक नीति का समर्थन करता है, तो वो एडवर्टाइज़र होता है ना। अगर मान लो बढ़िया न्यूज़पेपर आ रहा है तो उसमें वो अपना ऐड डलवाएगा कि मेरा कंपनी है, ऐड डाल दीजिए जिससे लोगों तक पहुँचे। अ बिग सर्कुलेशन स्पेल्ड बैंकरप्टी इफ द पेपर हैज़ टू डिपेंड ऑन, यानी यदि अखबार को बड़े प्रसार पर निर्भर रहना पड़े तो यह दिवालिया का संकेत है। दिवालियापन समझते हो मेरे भैया, बैंकरप्ट यानी कि वो कंकाल हो जाएगा, पैसे उसके पास नहीं रहेंगे, वो कंकाल हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा है कि अखबार को बड़े प्रसार पर निर्भर रहना पड़ता है ना। चलो तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, फटाक से आंसर दो, द सेल, है ना, बिक्री के ऊपर। अगर मान लो अखबार का बिक्री ना हो रहा है तो जो न्यूज़पेपर है वो क्या हो जाएगा, जो न्यूज़पेपर का जो मैनेजर है, मालिक बोलो, वो क्या हो जाएगा, बैंकरप्ट यानी दिवालियापन हो जाएगा, उसके बैंक से पैसे खत्म, कर्जा में डूब जाएगा भाई, है ना। अगला, द पॉलिसी ऑफ अ न्यूज़पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड, है ना। क्या कह रहा है, तो किसी समाचार पत्र की नीति काफ़ी हद तक निर्धारित होती है। कारण ना द पॉलिसी ऑफ न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर की पॉलिसी होती है, इज़ लार्जली डिटरमाइंड बाई, यानी कि एक निहित समय तक निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा मेरे भाई, तो वो द प्रोप्राइटर, उसको बोलते हैं प्रोप्राइटर, है ना। चलो जो मारना टप 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 टाइप करते हैं तो उसी पर डिपेंड है भाई, सारी चीज़ें उसी पर चल रहा है ना। चलो तो लोग अगर ना रहेगा, लोग ना छापेंगे, लोग ना लिखेंगे तो कैसे होगा, तो प्रोप्राइटर का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अगला, द ऑथर हैज़ गिवन द फ्रॉम, है ना। यहाँ पर क्या कह रहा है मेरे भाई, रिप्रेजेंटेशन दे आर, यानी कि लेखक ने उन्हें गलत रूप से प्रस्तुत कर दिया, मिस रिप्रेजेंटेशन, है ना। यहाँ पर है कि मिस रिप्रेजेंटेशन यानी गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया। कितने बार मेरे भाई बताओ, कितने बार गलत प्रस्तुत किया था, तो टोटल जो टाइम्स था वो 6 बार था, है ना। चलो तो लेखक ने उन्हें टोटल 6 बार गलत साबित कर दिया था। द्रोथली एल शायर वॉज बॉर्न इन, द्रोथली एल शायर का मतलब जन्म कब हुआ था, तो 1893 में मैंने आपको बताया था। और मृत्यु आप लोग बताओगे, चलो मृत्यु आप लोग फटाक से बताओगे 1900 कब में हुआ था मेरे भाई, तो मृत्यु बताओ फटाक से 1957 में, है ना। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, मज़ा आ रहा है। मैंने जन्म आपको बताया 1893 और मृत्यु बता दिया। चलो अगले सवाल है, सी वॉज एजुकेटेड एट, वो कहाँ से, वो मतलब किस चीज़ में, तो ऑक्सफोर्ड, है ना। ऑक्सफोर्ड से एजुकेशन किया था ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड में ही, तो ये चीज़ याद रख लेना। अगला सवाल देख लो 12 नंबर का, कितना आसान सवाल है। इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज़, यानी कि लोकतंत्र में प्रेस की जो स्वतंत्रता है, लोकतंत्र यानी कि जो हमारा डेमोक्रेसी है, मान लो हम लोग हो गए, हम लोग एक डेमोक्रेसी के अंदर आते हैं, लोकतंत्र यानी कि हमारा आदमी का लोक है, तंत्र है, एकदम बिल्कुल छूट है, जो करो करना है, ठीक है। तो उसमें जो प्रेस की स्वतंत्रता है मेरे भाई वो क्या है, तो बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी, है ना। नेसेसरी मतलब होता है ज़रूरी, क्या होता है, ज़रूरी। तो बहुत ज़रूरी है कि जो प्रेस वाले लोग हैं, जो न्यूज़पेपर बनाते हैं, उनको स्वतंत्रता मिले हमारे डेमोक्रेसी के अंदर। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज़ रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग, है ना। कह रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता प्रतिबंधित होती है मेरे भाई, बताओ कब, जब हमारे देश में वार होता है तो प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, समझ रहे हो। मान लो अगर कोई लड़ाई हो गई, वार मतलब होता है लड़ाई, युद्ध हो गया, है ना। चलो तो वहाँ पर प्रेस का एंट्री बंद कर दिया जाता है। द स्टेट इज, कह रहा है कि राज्य है मेरे भाई, चैप्टर के अकॉर्डिंग बताना है, राज्य है सर्वेंट ऑफ द पीपुल, यानी कि जो राज्य है ना वो गुलाम है लोगों का, हमारा नौकर है। बड़े बड़े जितने भी लोग होते हैं वो हमारे नौकर हैं। नौकर करने का मतलब क्या है कि हम लोगों के नीचे हैं, हम लोगों ने उन्हें बनाया है, एमएलए हमने बनाया, प्राइम मिनिस्टर हमने बनाया, है ना, और चीफ मिनिस्टर हमने बनाया, गौर सब चीज़ तो हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग सबके राजा हैं।
द सेवियस्ट रेस्ट्रिक्शंस अपन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियंस, यानी कि जनमत की जो स्वतंत्रता होती है सबसे मेरे भाई भारी प्रबंध करती है। द हेवीएस्ट रेस्ट्रिक्शन यानी भारी प्रबंध करती है अपन द फ्रीडम, जो आज़ादी होती है, जो स्वतंत्रता होती है पब्लिक ओपिनियन यानी कि लोगों के विचार के, यानी कि जनमत के आधार पर मेरे भाई। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, फटाक से आंसर दो, अनऑफिशियल, है ना। क्या होगा ये, अनऑफिशियल। एक ऑफिशियल होता है मतलब कि कोई भी काम करना तो ऑफिशियल तरीके से करना है भाई, सबको दिखा के करोगे, है ना, बिल्कुल एक अलग लेवल से करोगे। एक अनऑफिशियल होता है, लुका छुपी वाली सारी काम है ना। चलो अगला सवाल है, हाउ फ्री इज द प्रेस रिटन बाई, तो इसके लेखक कौन थी, द्रोथली एल शायर, है ना, ये मैंने आपको बताया था। चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो कि 17 नंबर का सवाल है। द्रोथली एल शायर हैज़ रिटन द लेसन, अरे जो चैप्टर कर रहे हो, कौन से चैप्टर कर रहे हो, हाउ फ्री इज द प्रेस, है ना, हाउ फ्री इज द प्रेस। समझ में आ रहा है लाडलो, समझ में आ रहा है यार, सारे चैप्टर्स अच्छे तरीके से करा रहा हूँ। आपका काम बनता है सब्सक्राइब करना, शेयर करना, दोस्तों को बताना, सारे चीज़ें तो प्लेलिस्ट पर हैं। और एक और चीज़, अपना MK ऐप है, मैंने आपको बताया था, जरूर इसे डाउनलोड कर लेना, APNA अपना MK। चलो, सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग, यानी सेंसरशिप कब लगाई जाती है, सेंसरशिप समझते हो, रोक, है ना, तो रोक कब लगाई जाती है मेरे भाई, तो फटाक से आंसर देना है, इमरजेंसी के दौरान सेंसरशिप लगा दिया जाता है ना। चलो तो सेंसरशिप लगा दिया जाता है इमरजेंसी के दौरान। और अगला सवाल है, आर केयरफुल इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग, यानी सावधानी बरतनी चाहिए हमें, सावधानी बरतते हैं मेरे भाई, वो कौन बरतता है, पॉलिटिशियन सावधानी बरतते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है चैप्टर के अकॉर्डिंग है, तो आप खुद के जीवन से मत रिलेट कर देना, वरना लगेगा कि मैं गलत बता रहा हूँ। द फिर इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह है, इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल्स, यानी वो जानता जो स्वामी नहीं है बल्कि सेवक है, क्या है, सर्वेंट है ना, कह रहा है कि नॉट द मास्टर, यानी स्वामी नहीं है, मेन नहीं है, वो क्या है, नौकर है। तो मेरे भाई क्या, स्टेट, गवर्नमेंट, विलेज या डिस्ट्रिक्ट। तो 20 का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका, फटाक से बताओ, एक राज्य जो है ना, पूरा राज्य एक इंसान का गुलाम होता है, बोल सकते हो, मतलब हाँ, जो हमारा राज्य के जो मेन पद पे होते हैं वो लोग हमारे हेड नहीं हैं, बल्कि हम लोग हेड हैं, नॉर्मल पीपुल, है ना। चलो अगला सवाल देखो, अ फ्री एंड फ्री प्रेस द ट्रू वॉच ऑफ द डेमोक्रेसी इज, अरे यार फटाक से इसका आंसर बताओ, क्या होगा, डॉग होगा, है ना। चलो इसका तो आंसर बहुत आसान था भाई, इसका कुछ बताना ही नहीं है, आपको याद हो गया होगा। अगला सवाल देख लो, है ना, द फर्स्ट चीफ सोर्सेस न्यूज़पेपर रेवेन्यू, जो कमाई होती थी न्यूज़पेपर से ना, उसका पहला सोर्स यानी पहला साधन आपको बताना है, पहला मुख्य स्रोत बताना है मेरे भाई। चलो बताओ फटाक से, एडवर्टाइजमेंट, जो इंसान प्रचार करवाता है ना, तो है वही एडवर्टाइजमेंट, मतलब क्या होता है, प्रचार दिलवाना। तो जो पेपर में प्रचार उचार करता है उससे जो है पहली कमाई होती है और ज़्यादा कमाई होती है। द फिल इन द ब्लैंक्स, प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री, यानी कि प्रेस सामान्य परिस्थितियों में पूर्णतः स्वतंत्र होता है, प्रेम नहीं प्रेस है ना। तो प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन इज सिंगुलरली फ्री, तो बिल्कुल आज़ाद होता है, पूर्णतः स्वतंत्र होता है। तो परिस्थिति बताना है कि कहाँ के परिस्थिति में, देश का नाम बताना है, फटाक से बताओ, तो ब्रिटिश में, है ना, बिल्कुल स्वतंत्र होता है। तो याद रखना, ब्रिटिश यानी इंग्लैंड यार, है ना, भूल जाते हो तुम सब, तो याद रखना, अगर इंग्लैंड भी दे देगा तो याद रख लेना, या ब्रिटिश भी याद रखना, है ना। चलो अगला, द सेकेंड चीफ सोर्सेस ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू, यानी कि पहला तो हम लोगों ने जाना कि एडवर्टाइजमेंट के द्वारा न्यूज़पेपर कमाई करता है, इसमें आपका पूछ रहा है दूसरा, सेकेंड चीफ सोर्सेस, यानी दूसरा साधन, दूसरा मुख्य स्रोत है, वो क्या है, तो द वेल्थ ऑफ ऑनर, है ना, द वेल्थ ऑफ ऑनर। हाँ चलो अच्छे से याद रख लेना भाई। अगला सवाल है जो 26 नंबर का सवाल है, कह रहा है द फिल इन द ब्लैंक्स कैन मेक आवर ब्रेक रेपुटेशन, यानी प्रतिष्ठा बनाया या बिगाड़ा जा सकता है किसके द्वारा, एक प्रेस के द्वारा, है ना। ये जो प्रेस वाले होते हैं ना, मीडिया वाले जो होते हैं, आपके प्रतिष्ठा को बना भी सकते हैं और एक झटके में बिगाड़ भी सकते हैं। देखो इलेक्शन के टाइम में ना किसकी बड़ाई किसकी बुराई चलने लगती है, तो वही काम है ना। अगला, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाई चीफ, यानी एक लोकप्रिय जो दैनिक होती है, संपादकीय जो नीति मुख्य कारकों द्वारा नियंत्रित की जाती है। कारण द एडिशनल पॉलिटिशी ऑफ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाई, है ना, तो कंट्रोल किया गया था कितने बार बताओ, नियंत्रित होती है, तो कितने फैक्टर पे नियंत्रित होती है, मुख्य, तो मुख्य 2, है ना। चलो
ये शायद ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि 2 फैक्टर पे मुख्यतः होती है। तो ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने बेहतर तरीके से करा और इसका एक और पार्ट लेकर आऊँगा। बिल्कुल रिलैक्स रहो, हर चैप्टर लाइन बाय लाइन करा रहा हूँ, जाके प्लेलिस्ट में देखो, इंग्लिश के प्लेलिस्ट में। हिंदी करना है हिंदी के प्लेलिस्ट में देखो, पूरा चैप्टर पढ़ना है तो चैप्टर वाले में जाओ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करना है उसका प्लेलिस्ट है, जो भी चीज़ करना है प्लेलिस्ट में जाओ, सब वीडियो देखो। सो बेस्ट ऑफ लक लाडलो, जरूर सब्सक्राइब करना। ये सीरीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाई नंबर लेकर आओगे तुम, है ना, सिंपल सा बात।